हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक और पेनी स्टॉक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल पे मैं काफ़ी कम पेनी स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं, बट बहुत ही मेरे को जहां पे क्वालिटी दिखती है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, वहीं पर मैं बोलता हूं कि वहां पर आप थोड़ा सा अपना पोर्शन ऑफ मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Before we get into the details of 3i Infotech, I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon. एंड ऑल्सो ये जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ बहुत मेहनत लगती है, और आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, एंड उनको भी इनकरेज कीजिए टू सब्सक्राइब माई चैनल एज़ वेल। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ 3i Infotech। 3i Infotech एक पेनी स्टॉक है जैसे मैंने बोला, बट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो कि 1993 में आई थिंक स्टार्ट हुई थी। एंड दैट टाइम ICICI बैंक वॉज द प्रमोटर एंटिटी फॉर 3i Infotech। तो 3i Infotech के बारे में समझते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3i Infotech का पहले प्रमोटर ICICI बैंक हुआ करता था, एंड 2003 आई बिलीव ICICI बैंक हैज़ सोल्ड ऑफ देयर शेयर्स एंड दे एग्जिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी। उसके बाद इनके प्रमोटर और जितने भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हम आगे समझेंगे कि कौन कौन इनके प्रमोटर्स हैं और कैसे कैसा प्रमोटर शेयर होल्डिंग दिखती है। बट लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ 3i Infotech। 3i Infotech जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट $161 मिलियन है। तो इट इज़ अ माइक्रो कैप कंपनी बेसिकली। इनके पास कुछ 5600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं 32 ऑफिसेज में, एंड दे हैव अराउंड 1200 कस्टमर्स इन मोर देन 50 कंट्रीज़ अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स। तो ग्लोबल प्रेजेंस है इस कंपनी का। दे हैव ऑफिसेज अक्रॉस 15 कंट्रीज़, एंड ऑपरेशनल जोग्राफीज़ अगर आप देखते हैं तो वो एशिया पैसिफिक, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ये ऑपरेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा रीच है इस कंपनी का, अच्छे कस्टमर्स हैं इनके पास। लेट्स टॉक अबाउट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स दे गिव इट टू द कस्टमर्स। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग में देखेंगे तो एक एमलॉक इनका प्रोडक्ट है विच इज़ फाइनेंशियल क्राइम मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कैसल एक प्रोडक्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन, मतलब लेंडिंग, कोर बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी एंड रिस्क, उसमें ये प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा एम फंड प्लस जो है इनका, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, एंड फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस के लिए ये यूज़ होता है। एंड प्रीमिया एस्ट्रा जो है वो कोर इंश्योरेंस सूट है, लाइफ, जनरल एंड हेल्थ तीनों तरह की इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है। उसके अलावा इनके पास एक ओरियन करके एक प्रोडक्ट है जो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ERP है, विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल्स, ऑटोमोटिव, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज। तो बहुत ही वाइड स्प्रेड यूज़ है ओरियन का भी। तो जैसे आप SAP वगैरह भी देखते होंगे उसी तरह से ओरियन इनका एक ERP सॉफ्टवेयर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विसेज विच दे ऑफर। तो अगर आप सर्विस ऑफरिंग्स देखेंगे तो इनका LT-Ray है एक सर्विस, ब्लॉकचेन में ये प्रेजेंट है। क्रक्स करके इनका एक सर्विस है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। इसके अलावा फ्लेक्सिब, कन्वेंशनल सर्विसेज, मैगी, मोमेंटा, हाइब्रिड नेक्स्ट जो कि क्लाउड लाइफ साइकिल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डेटा स्कैन ऑनलाइन विच इज़ अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। AES, यूनिवर्सो, एयर्स, ये सारे ही अच्छे सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो ये केटर करती हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, हर तरह की इंडस्ट्री को ये केटर करते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी। अगर हम बात करते हैं इसका, एक लेटेस्ट न्यूज़ है जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी PE फर्म है जो कि रेस में है टू टेक ओवर 3i Infotech। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त एक न्यूज़ भी है जो कि इस कंपनी के भाग्य को चेंज कर सकती है आने वाले टाइम में, जिसमें कि आप देख सकते हैं ब्रिटिश प्राइवेट इक्विटी फंड एपेक्स पार्टनर्स एंड US बेस्ड ब्लैकस्टोन आर इन द रेस टू एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन 3i Infotech। तो ये दोनों ही कंपनी इस रेस में है, एपेक्स पार्टनर भी और ब्लैकस्टोन भी, दोनों ही प्रोमिनेंट नेम है। तो आप समझ सकते हैं बहुत प्रोमिनेंट नेम्स इसमें वेंचर इन करने की सोच रहे हैं। द डील वुड हैपन बिटवीन द लेंडर्स एंड द PE फंड्स एट एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ अराउंड 800 करोड़। सो इनका एंटरप्राइज वैल्यू जो आंका गया है वो 800 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू आंका गया है। नाउ लेट्स गेट इनटू द फर्दर डिटेल्स एंड फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी एज वेल।
तो आप देख सकते हैं अगर आज भी इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 886 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो अभी भी काफ़ी चीप लगता है, 11 के आसपास मल्टीपल मिला हुआ है इसको। एंड ये शेयर प्राइस जो बंद हुआ है 5.4 मतलब ₹5.40 पे ये बंद हुआ था कल। प्रोडक्ट ब्रेकअप अगर देखते हैं तो आईटी सॉल्यूशंस से ही ये मेन रेवेन्यू कमाते हैं और ट्रांजैक्शन सर्विसेज कुछ इनकी है जो कि 5% रेवेन्यू इनको देती है। अगर जोग्राफिकल ब्रेकअप देखते हैं तो एशिया पैसिफिक से 68-69% रेवेन्यू आता है एंड यूएस एंड यूके में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है जहाँ पे 31% का रेवेन्यू वहाँ से भी क्लॉक करते हैं। नाउ लेट्स क्विकली सी देयर फाइनेंशियल्स कि ये फाइनेंशियली कैसी कंपनी दिखती है। तो अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में तो अगर आप नेट ब्लॉक इसका देखते हैं तो नेट ब्लॉक 363 करोड़ से बढ़ के 407 करोड़ का हो गया है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं तो भी 1200 करोड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनके पास अभी हैं। अगर हम इनका लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं तो लाइबिलिटी साइड में जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आप देखते हैं तो 833 करोड़ से इन्होंने कुछ 30 करोड़ की लाइबिलिटी पे किया है, मतलब बोरोइंग्स जो है इनकी वो बोरोइंग्स इन्होंने कुछ कम की है। 833 करोड़ थी लास्ट ईयर विच इज़ नाउ 803 करोड़। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने अच्छे से अपना लाइबिलिटीज़ कम कर रहे हैं। बट स्टिल लाइक दे हैव डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा ऑन हायर साइड आपको दिखेगा, बिकॉज यही एक प्रॉब्लम है इस कंपनी की। अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो सेल्स का नंबर आप देखेंगे तो सेल्स के नंबर काफ़ी अच्छा मेरे को दिखता है, बिकॉज अगर मार्च 2018 में 238 करोड़ किया था, फिर 284 करोड़ लास्ट ईयर एंड 2020 मार्च में 338 करोड़ का इन्होंने सेल्स नंबर किया। तो लास्ट 3 साल से ये काफ़ी अच्छे से अपना सेल्स नंबर ग्रोथ दिखा पा रहे हैं। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा कि आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग लॉस में थे 2018 में, बट फिर 115 करोड़ किया इन्होंने 2019 में और अभी 125 करोड़। तो लास्ट 3 साल में परफॉर्मेंस सुधर ही रही है, ख़राब नहीं हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2018 में जहाँ पे कि इन्होंने लॉस किया था 86-87 करोड़ का, फिर 251 करोड़ का प्रॉफिट किया मार्च 2019 में और अभी 128 करोड़ का प्रॉफिट किया मार्च 2020 में। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से 3 साल में अगर देखते हैं लास्ट 3 इयर्स में काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। अगर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं तो वहाँ पर इन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्होंने 122 करोड़ का कैश बर्न किया है और नेट कैश फ्लो 12 करोड़ का जो इन्होंने नेट कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ है बेसिकली। और अगर फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो फ्री कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट कर पा रही है विच इज़ लाइक अ फिनोमिनल थिंग, बिकॉज बहुत ही कम कंपनीज है जो फ्री कैश फ्लोज जनरेट कर पाती है। मतलब अगर आपने पूरा धंधा किया, सब कुछ माल बेचा और आपने सारा खर्चे निकाल दिया, उसके बाद आपके पास क्या बचता है, तो इनके पास 33 करोड़ के आसपास अमाउंट बचा। अब हम क्विकली इनके रेशियोज़ पे कुछ ध्यान देते हैं कि अगर इनका लिक्विड असेट्स देखते हैं तो 775 करोड़ था लास्ट ईयर एंड विच इज़ नाउ 801 करोड़। तो 664 से 775, 775 से 801, तो लिक्विड असेट्स इनके बढ़ रहे हैं। करंट लाइबिलिटीज़ अगर देखते हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ 1223 करोड़ से 1240 करोड़ हुआ है। एंड करंट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो करंट रेशियो इन्होंने काफ़ी अच्छे से सुधार रहे हैं। करंट रेशियो बेसिकली मैं हर बार बताता हूँ कि करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट असेट्स मतलब बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हुई है, तभी ये रेशियो ऊपर जाएगा और विच इज़ अ गुड थिंग फॉर एनी कंपनी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मेरे को डैम्पनर लग रहा है 2.48 जो है परसेंट, विच इज़ लाइक इसको मैं 5% से नीचे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको अपने इंटरेस्ट को कवर करना। अगर हम बात करते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल का तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है इस कंपनी में, क्योंकि कैश जनरेट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इनको। 595 डेज़ का कैश कन्वर्जन साइकिल है। थोड़ा सा और अगर हम अंदर जाके देखते हैं तो डेज़ रिसीवेबल, जो इनको पैसा रिसीव करना है कस्टमर से या डिफरेंट जगह से, उसमें कुछ 692 डेज़ का टाइम लगता है, जबकि डेज़ पेएबल इज़ ओनली 97 डेज़। तो आप समझ सकते हैं कि इनको पैसा तो आ रहा है लेट और देना पड़ रहा है बहुत जल्दी। तो ये थोड़ा सा मेरे को रेड फ्लैग लगता है किसी भी कंपनी में। आप अगर
बेसिकली मोटा मोटा लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं जो समझने वाली है कि अगर 692 डेज़, बट हाँ दो ओनली गुड थिंग इज़ 877 डेज़ से कम करके डेज़ रिसीवेबल 778 लाए, 778 से कम करके भी 692 लाए हैं। तो ये अपना जो रिसीवेबल डेज़ हैं वो कम करते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे को तसल्ली देता है कि हाँ कंपनी कुछ तो कर रही है इस चीज़ को लेके। और बट डेज़ पेएबल जो है, डेज़ पेएबल 211 डेज़ से घट के सिर्फ 96-97 डेज़ रह गया। तो इसी वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल से मैनेज करना होता है। अगर आप 595 डेज इज़ अ लॉन्ग पीरियड, राइट। डेट टू इक्विटी रेशो देखते हैं तो 1.57 आ रहा है, तो अभी भी डेट टू इक्विटी वैसे तो 2.17 से कम किया है, उससे पहले 6.54 तक पहुंच गया था और अभी 2.17 एंड देन 1.57। तो अपना डेट ज़रूर ये रीपे कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर एनी कंपनी। अगर हम ROCE की बात करते हैं तो ROCE भी 16 का है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर कंपनीज़ लाइक दीज, बिकॉज ये पेनी स्टॉक्स में या माइक्रो कैप कंपनीज़ में अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इतना अच्छा 16 के आसपास मेंटेन कर पा रहे हैं तो विच इज़ कमेंडेबल। इसी के साथ अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप लास्ट ईयर 62 का था, जबकि अभी आज की तारीख में भी 24 का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज खड़ा है। तो बहुत दिग्गज कंपनियां भी होती हैं जो कि 15 का मेंटेन कर लें, वो बड़ी बात है, बट यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छे से रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कमा के दे पा रही हैं। अगर हम EPS की बात करते हैं तो EPS भी -0.54 रुपीज़ था 2018 में। 2019 में अगर देखा तो हमने तो 2019 में 1 रुपये 55 पैसे और अभी भी 80 पैसे के आसपास EPS रिपोर्ट किया है इन्होंने। इसके अलावा अगर प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो अभी भी 1.67 है, तो विच इज़ ओके, विच इज़ डिसेंट। अभी तो खैर प्राइस अर्निंग 11 के आसपास पहुंच चुका है, बिकॉज काफ़ी तेज़ी से प्राइस बढ़ा है और अर्निंग्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी हैं, इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो ये 2020 मार्च का नंबर है 1.67, बट अभी 11 के आसपास पहुँच चुका है। अगर प्राइस टू बुक देखते हैं तो यहाँ पर 0.40 टाइम्स दिखता है, बट अभी की तारीख में क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा है तो अभी 2 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुका है प्राइस टू बुक। अगर हम सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट क्विकली देख लेते हैं तो सितंबर का क्वार्टर 86 करोड़ का इन्होंने नेट सेल्स किया, जबकि अगर आप देखते हैं लास्ट ईयर तो वहाँ पर 80 करोड़ 81 करोड़ किया था। तो वहीं पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 25 करोड़ का लास्ट ईयर किया था, जबकि अभी 13-14 करोड़ के आसपास किया है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी 28 करोड़ का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर किया था, 28 करोड़ से अभी हो गया 2.58 करोड़। तो इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें एक्सपेंसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं इनके, जबकि सेल्स उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 55 करोड़ था जो कि अब 72 करोड़ हो गया, बट सेल्स उन नंबर उस तरह से नहीं बढ़ा है। तो वो पूरा जो है सेल्स एक्सपेंसेस की वजह से बहुत ही इसमें आधा रह गया, 25 करोड़ यहाँ किया था, जबकि यहाँ पे 13-14 करोड़ ही करा है इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं कि उसमें कौन कौन इन्वेस्टेड है। तो मैं ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपको लेके आया हूँ जहाँ पर FIIs भी इन्वेस्टेड हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी ट्राइडेंट में बताया था कि बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे FIIs DIIs इतने दिग्गज कंपनियों को छोड़कर पेनी स्टॉक्स में एंट्री है उनकी। तो आप देख सकते हैं इसमें FIIs की कंसिस्टेंटली 0.07% FIIs इसमें टोटल इन्वेस्टेड हैं। अगर DIIs की बात करते हैं आप देख पा रहे होंगे प्रमोटर इसमें कोई भी नहीं है। इसमें अगर DIIs की बात करते हैं तो DIIs की अगर आप सितंबर क्वार्टर में देखते हैं तो 26.73% DIIs इसमें इन्वेस्टेड हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑल कंपनीज आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। तो इसमें सारे ही बैंकिंग कंपनीज आपको दिखेंगे, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेजरली यूटिलाइज होती हैं बैंकिंग इंडस्ट्री या NBFCs या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसमें 2.85% होल्ड किए हुए हैं, IDBI बैंक, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, HDFC बैंक। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक जैसी कंपनीज भी इसमें इन्वेस्टेड है 1.60%।
बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पंजाब नेशनल बैंक, डीबीएस बैंक, तो सारे ही दिग्गज कंपनीज़ हैं जो डीआईएस की तरह इसमें इन्वेस्टेड हैं। एंड इसके अलावा अगर 73-74% के आसपास इसमें पब्लिक इन्वेस्टेड है। तो ओवरऑल कंपनी इज़ डूइंग ओके। द ओनली थिंग इज़ ये अगर किसी अच्छी प्राइवेट इक्विटी फर्म के हाथ में आ जाती है कंट्रोलिंग स्टेक्स, तो इसमें आग लग सकती है इस पर्टिकुलर शेयर में। और हम अगर इसका टेक्निकली चार्ट पर भी देखें तो मैं आपको ये लेके आया हूँ चार्ट पर, और इसको मैं लगाता हूँ वीकली चार्ट। अगर हम देखते हैं इसका, तो वीकली चार्ट पर आप देखेंगे और आप महसूस कर पाएंगे कि ये बहुत ही अच्छे से अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकल गया है। और जो कि इसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 4 रुपये के आसपास। उसको तोड़ के ये ऊपर निकल गया है और काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर जा रहा है। और मेरे ख्याल से ये सही टाइम है। बट कोई भी अगर लेना चाहता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ओवर बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना थोड़ा सा पैसा लगा के इसको छोड़ दीजिए और अपना इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिएगा 4 रुपये 5 पैसे के आसपास। अभी अगर आप देख सकते हैं 5 रुपये 40 पैसे में बंद हुआ है ये। और अगर आप इसका देखेंगे तो अपने काफ़ी रेजिस्टेंसेस तोड़ के ऊपर जा रहा है ये। अगर एक रेजिस्टेंस 4 रुपये 55 पैसे पे था जो कि तोड़ के ये ऊपर चला गया है। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिखता है मेरे को 6 रुपये के आसपास दिखता है। और अगर ये 6 रुपये भी निकाल देता है तो नेक्स्ट उसके रेजिस्टेंस है 7 रुपये के आसपास। तो इसी तरह से ये 7 रुपये भी तोड़ता है तो फिर तो इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है और ये ऑलमोस्ट दुगना हो सकता है। यहाँ से 9 साढ़े 9 रुपये भी आपको दिख सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। बट फिर से मेरा ये कहना है कि अगर आप 1 लाख रुपए आप लगाते हैं मार्केट में तो मेरे ख्याल से 10% से ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। 90% आपका पैसा अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ही होना चाहिए। So this is it. I thought I should share all these kind of interesting ideas with all of you. And अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो do subscribe my channel and hit the bell icon. And शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। एंड अलॉन्ग विद इट अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ एंजल ब्रोकिंग का, जहाँ पर जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उससे होगा क्या, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ अपना एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊँगा जिसमें कि आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं एंड जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर पर जो ऊपर फ्लैश हो रहा है। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर कि मैं स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको देता हूँ। एंड सारे ही ये आइडियाज़ जो स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ भी देता हूँ मैं, ये सभी अच्छी कंपनीज़ में देता हूँ। ऐसा कंपनीज़ नहीं देता हूँ जैसे पेनी स्टॉक्स में लोग बोलते हैं 2 रुपये का 10 रुपये हो जाएगा। वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयरली मैं आपको ये सारी कंपनीज़ बताता हूँ। 3i इन्फोटेक इज़ द सेकंड कंपनी। इससे पहले मैंने ट्राइडेंट के बारे में बात की थी और ट्राइडेंट लिमिटेड जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैंने वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मैंने 8.5 रुपये बताया था, 8-8.5 रुपये के आसपास इसको ख़रीदना है, जबकि उस वक्त 10 रुपये का भाव चल रहा था या पौने 10 रुपये के भाव चल रहा था। मैंने उस वक्त भी बोला था 8.5-8 रुपये के आसपास इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो वो मैंने भी एंट्री की है इसमें ट्राइडेंट में। और अभी फिर से वो मेरे ख्याल से 9.5 पौने 10 रुपये के आसपास 9.5 के आसपास वापस से पहुंच गया है वो स्टॉक। तो इस तरह की अच्छी कंपनीज़ हैं, उसी में आप इन्वेस्टेड रहिए बिकॉज मार्केट इज़ वेरी वेरी वोलेटाइल। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।